हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हम आज बात करेंगे कश्मीर में हो रहे इन सारी घटनाओं को लेकर के, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत कुछ वहाँ पर आतंकी घटनाएं घटित हो रही है। वहाँ पर बहुत सारे कश्मीरी में जो रहने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर यहाँ पर बर्बरता के साथ उनकी हत्या की जा रही है। वहाँ पर रहने वाले जो दूसरे राज्यों से गए हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारी अनजान घटनाओं को दिया जा रहा है। तो उन्हीं चर्चाओं को लेकर के, उन्हीं विषयों को लेकर के आज हम डिस्कशन करेंगे। आज के पैनल में जो दो मेरे सहयोगी उपलब्ध रहेंगे वो रहेंगे, एक तो अतुल मिश्रा जी जो कि BU बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से अध्ययनरत है। वे इतिहास के और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। इसके बाद जो दूसरे हमारे गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे हर्षित सिंह जो कि लखनऊ से है, डिफेंस एस्पिरेंट से ये, और डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी ये कलेक्शन करते हैं और बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनमें भी बहुत रुचि रखते हैं ये। हर्षित और अतुल जी, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं विजडम हब स्टडी के स्टेज पर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कश्मीर के उन मुद्दों को लेकर के जिस मुद्दों को हमें और खासकर जानना चाहिए पिछले 2-3 वर्षों में क्या हुआ है। तो आज का जो मुद्दा है और जो विषय है ये है कि कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं, बेसिकली जो अल्पसंख्यक लोग जो कि कश्मीरी पंडित हैं या फिर बाहर के राज्य से गए हुए हैं उनके ऊपर हिंसक घटनाएं अंजाम दिया जा रहा है और खासकर ये टारगेटेड किलिंग की जा रही है। तो उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। तो हर्षित, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, पहले तो धन्यवाद अंकित फिर से अपने कार्यक्रम पे मुझे बुलाने के लिए। और दर्शक जो हैं वो जानते हैं मैं आपके कार्यक्रम पे पहले भी आ चुका हूँ। मेरा नाम हर्षित है, मैं लखनऊ में रहता हूँ और मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। और इंडिया के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जियो पॉलिटिक्स में मैं नज़र रखता हूँ। उसके लिए मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है और जिसपे मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू हर्षित। अतुल जी, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या हैं, क्या करते हैं और क्या इंटरेस्ट है आपका किस फील्ड में। जो दर्शक हमारे सुनेंगे उन्हें कुछ एक अलग नजरिया मिलेगा कि हाँ कि आज की युवा क्या सोचता है और क्या नजरिया रखता है अपने विषयों को लेकर के। सबसे पहले अंकित धन्यवाद आपका और नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम अतुल मिश्रा है और मैं बरकतुल्लाह का छात्र हूँ। और चूंकि इतिहास में शुरू में रुचि थी तो इतिहास के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि जब आप किसी देश के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आपको उसका राजनीति, जियो पॉलिटिक्स पूरी एक चीजें क्लियर होने लगती है आपके दिमाग में। इसीलिए जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में मैं रुचि रखता हूँ। खासकर इंडिया, पाकिस्तान और जो चीन का फिलहाल चल रहा है उस पर नजर रखते हैं, अच्छा लगता है। हर्षित और अतुल, मैं बता दूं कि हम किस नजरिए में इस चीजों को देखेंगे। तो हमारे कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे कि खबर क्या है, जैसे कि अभी हमने शुरू में जिक्र किया कि कश्मीर में खबर क्या है। इसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, इसको लेकर के हम बातें करेंगे। फिर जब 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 और 335A हटाया गया, उससे लेकर के अभी तक क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ या फिर बस हटाना मात्र एक राजनीतिक परिदृश्य था। इसके बाद कश्मीर में जो वर्तमान की गतिविधियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हो जाए, उठापटक या अलग अलग जहां पर हमें देखने को मिलता है, राजनीति के साथ साथ ये जो पॉलिटिकल एंगल है, इंटरनेशनल एंगल से, आतंकवादी एंगल से, इनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ में चुनौतियां अभी की, वर्तमान की और भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हो जाएंगी उनको भी लेके बात करेंगे और समाधान क्या हो सकता है इन सभी चीजों का। इन सारी रूपरेखाओं के आधार पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल हर्षित आपसे है यहाँ पर कि जो कश्मीर में जो खासकर वर्तमान की परिदृश्य में हम देख रहे हैं, जैसे हमने हमारी जो चर्चा 5th हुई थी उसमें हमने जिक्र भी किया था कि कुछ आतंकवादी संगठनों के द्वारा कुछ आतंकवादी पकड़ाए भी थे। उसके बाद से ही ये अगस्त में जो देखा जा रहा, लगभग ये अक्टूबर में आ चुके हैं हम, अक्टूबर में लगभग 11 डेथ हो चुके हैं यहाँ पर। और आज ही फिर से सुनने में आया कि अमित शाह जी 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार कश्मीर के दौरे पर गए।
और आज के डेट में जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, 1 घंटा पहले ही वहां पर 12वीं डेथ की गई, मतलब हत्या की गई है, जो कि वो भी टारगेटेड किलिंग था। तो इन सारी चीजों के लेकर के आपका क्या नजरिया है, और क्या आपके द्वारा जो रिसर्च किया गया उसमें क्या परिणाम सामने आता है? देखिए अंकित, कश्मीर एक जटिल समस्या है, हम सबको पता है। अब इसका कोई बहुत ही आसान से ऐसा या बहुत साफ साफ कोई ऐसा सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, अभी जो रीसेंट किलिंग हुई है 10-11, इसमें सिविलियंस के ज्यादा हैं। ये एक मुझे नजर आ रहा है इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है कहीं ना कहीं, कि जानबूझ के एक अनआर्म्ड सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है। इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी मुझे नजर आती है, क्योंकि सबको पता था कि अमित शाह की विजिट होने वाली है। तो उससे पहले एक माहौल क्रिएट किया जाए कि देखिए कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और जो भी आर्टिकल आपने 370 और 35 पे एब्रोगेट कर दिया, तो उसके बाद भी कुछ सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इस वजह से कुछ टारगेटेड किलिंग्स की गई हैं। और ये मेरे नजर में यही है कि एक माहौल खड़ा किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, और इसके द्वारा कि एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आपके जो भी आपने किया 378, 35 पे, फिर भी आप कश्मीर संभाल नहीं पा रहे। अतुल, आप क्या सोचते हैं इसी सवाल पर? आपका क्या नजरिया है कश्मीर को लेकर के और इन मुद्दों को लेकर? सबसे पहले तो सर मैं बताऊंगा आपको कि जो अभी कश्मीर में जो भी एक हो रहा है, मतलब टारगेटेड किलिंग, जैसा आपने बताया, बाहरी लोगों को मारा जा रहा है, खासकर जो कश्मीरी मतलब जो नॉन मुस्लिम है उनको खासकर टारगेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो भी हो, चाहे आतंकवादी जो कोई नया भी रेजिस्टेंस फ्रंट करके निकले हैं, या फिर लश्कर तैयबा जैस जो भी हो, ये सब टेरर जितनी फंडिंग होती है सारे पाकिस्तान से होती है, ये हम जानते हैं। और इंडिया के साथ दिक्कत ये हो रही है, जो इंडिया के ऑफिशियल डिप्लोमेट्स हैं, इनको पता नहीं कौन सी बीमारी है, अभी भी ये लोग उसी दुनिया में जी रहे हैं कि सब सही होगा, बातचीत करने से रास्ते निकल जाएंगे। तो ये लोग पहले वाया सऊदी अरेबिया इन्होंने पहले वो कर लिया, जब करीब करीब फरवरी मार्च के दौरान इन्होंने सीज फायर करी। और इधर जब पाकिस्तान का जब ये इंडिया वाला बॉर्डर शांत हो गया, हट गया, तो उनको लगे चलो ये अफगानिस्तान की सीमा सुरक्षित हो गई, अब इंडिया पर नजर करते हैं। क्योंकि आप देखो, क्योंकि 5 अगस्त मतलब 5 अगस्त के बाद से कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ, एक आध किलिंग हुई पुलिस वालों की वो हुई, लेकिन जो इतना बड़ा अभी हमने देखा कि मतलब बैक टू बैक, और कितनी सारी रिपोर्ट यहाँ है कि जो कश्मीरी पंडित और सिख लोग हैं वो घाटी छोड़ के जम्मू में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये क्लियरली यहाँ पे मतलब इंडियन डिप्लोमेसी की पूरी तरीके से मतलब मैं बोलूंगा फेलियर है। जो लोग सोचते हैं कि कुछ चलो अभी कुछ नहीं हो रहा है, आगे भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सर हमने 8-9 जवान भी खोए अपने इंडियन आर्मी के, है ना। और सर वो लोग जो आतंकी आते हैं, वो तो कीड़े मकोड़े लोग हैं, उनकी जिंदगी क्या है, पैदा होना है, फटना है, मर जाना है। लेकिन सर हम एक आर्मी पे पैसे खर्च करते हैं, उनकी बेचारे कितने पढ़ाई लिखाई करके इंडियन आर्मी पहुंचते हैं, और लेकिन जो हमारी डिप्लोमेसी जो दिल्ली में बैठ के ये लोग नीतियां बनाते हैं, उनके चक्कर में सर भुगतते कश्मीर की आम जनता है, और जो हमारी आर्मी लड़ रही है वो। क्योंकि अगर आपने सीज फायर नहीं करी होती, तो क्या हम आपको नहीं लगता कि आज जो परिप्रेक्ष्य है, चाहे वो काबुल में तालिबान का दौड़ना हो, चाहे कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, वो ना होते। जब आप इधर से आपने टेम्परेचर बढ़ाया होता, तो उनका पूरा फोकस उधर नहीं होता। और सर इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी है। अगर आपने सीज फायर नहीं की होती तो पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी घुटनों पे थी। यहाँ पे जैसे आपने सब चीज बोला, तो हमारी सेना वहां पे कुछ ऑपरेशंस भी कर रही है, जैसे ऑपरेशन ऑल आउट। तो ऑपरेशन ऑल आउट कितना सफल हो रहा है, और कितना सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और कितने परिणाम आ रहे हैं उसमें? हर्षित, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस चीज को लेकर के। देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट एक नाम है। ऑपरेशंस जो फौज है वो कश्मीर में आए दिन करती आ रही है पिछले 20-30 सालों से। उसमें कुछ नया नहीं है। हर साल हम 100 से 150, 200 मिलिटेंट्स मार रहे हैं। मुझे उसमें कोई ऐसी सफलता नजर नहीं आती। देखिए, फौज का काम है मिलिटेंट्स को मारना, स्टेट को, जो भी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए उसको ढूंढ के उसको खत्म करना, ठीक है। लेकिन कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का, और वही कर सकती है। क्योंकि फौज जो है, फौज ने पहले भी कहा है कि देखिए हमने कश्मीर कंट्रोल कर दिया, हमने बहुत सारे अभी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स है नहीं वादी में, 10-15 होंगे मुश्किल से, ज्यादातर जो है वो लोकल कश्मीरी है। तो फौज का काम जो है फौज वो करती आई है, वो 20 सालों से कर रही है। तो ऐसा ऑल आउट वगैरह का कोई मतलब नहीं है। ऑपरेशंस हमेशा चलते रहते हैं वैली में, और वो चलते रहेंगे। जब भी कोई हथियार उठाएगा तो इंटेल आएगी, इंटेल मिलेगी तो आर्मी उन्हें मारेगी। तो खास कामयाबी नहीं मिलती है। यहाँ पर मैं कुछ डेटा भी देना चाहूंगा। जैसे ऑपरेशन ऑल आउट के अंतर्गत ही जब 5 अगस्त 2019 के बाद
जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया, लद्दाख और कश्मीर के बीच में 2 यूटी बना दी गए, तो 2019 में कुल आतंकी घटनाएं हुई थी 594। उसमें से आतंकियों को मारा था इंडियन आर्मी ने 157। 2020 में घटनाओं की संख्या 244 हो जाती है और आतंकियों को मारने की संख्या 244 रही। अभी 2021 के जो डेटा है जून 2021 तक, उसमें कुल 43 घटनाएं घटित हुई है, उसमें से 61 आतंकियों को मारा जा चुका है। लेकिन फिर भी जो हमें वर्तमान में देखने को आ रहा है, भले यहाँ पर आतंकियों की मारने की संख्या कम हो या मरने की संख्या कम हो या फिर घटनाओं की संख्या कम हो, लेकिन 19 से लेकर के अगर हम 20 तक देखें तो इतनी ज्यादा घटनाएं घटित नहीं हुई थी। हाँ, कुछ 2-4 घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन सिविलियंस पे अटैक नहीं किया गया था। तो ये सिविलियंस पे अटैक किया जाएगा और जब तक वहां पर अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी पॉलिटिकल चीजों को लेकर के, तो वहां पे चुनाव तो नहीं होंगे। जैसे कि एक होम मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि अगर वहां पे स्टेबिलिटी आ जाएगी, शांति आ जाएगी, तब वहां पर मे भी आगे चल के दिल्ली जैसा या फिर पुडुचेरी जैसा उसको स्टेटस दिया जाएगा और वहां पर असेंबली क्रिएट की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ही स्टेटस रहा तो संभव नहीं दिखता है भविष्य में कि हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अतुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे हर्षित जी ने बताया कि आर्मी का काम होता है ऑपरेशन करना, राइट, डीलिंग जो करना है पॉलिटिशियंस को करना है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो जब 370 हटाया गया था, जितने कश्मीरी लीडर जिनका कश्मीर को बर्बाद करने में मतलब 100% योगदान है, उनको नजरबंद कर दिया गया। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन्होंने पूरे कश्मीर का बर्बाद कर दिया, मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया। और फिर अभी कुछ जैसे ही आप अगर बिंदुओं को कनेक्ट करें तो आप पाएंगे कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। exactly. जब तक वो लोग नजरबंद रहे तो हमने छिटपुट घटनाएं देखी आतंकियों की। लेकिन अब सब वो लोग बाहर हो चुके हैं, अब हमें देखना पड़ेगा वो सब बाहर हो चुके हैं। और आप अगर थोड़ा पीछे चलें, 1989 से रसिया निकला था अफगानिस्तान से। उसके बाद हमने देखा कि 1990 में इंडिया में कौन नहीं मरा, चाहे वो चेचन मुस्लिम हो, सोमाली हो, सुडानी जो, यहाँ तक उइगुर मुस्लिम भी हमने कश्मीर में मारे। आज फिर वही हुआ, अगस्त में अमेरिका निकला है बाहर और हम फिर भी देखते रहे कि जी हम क्या ही कर लेंगे ये लोग, अभी भी हम वही जीतने कि तालिबान इंडिया का मैटर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरे भाई, तालिबान नहीं करेगा, पाकिस्तान तो करेगा ना। तो जो गलती हमने 1989 में की, खैर उस टाइम पर तो हम उतने कैपेबल नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास कुछ थी जो हम उसको सुधार सकते थे, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो राजनीति लेवल, चाहे जो भी। आपने पाकिस्तान को खुला हैंड दिया तो वो करेगा ही करेगा। क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान में फिलहाल क्या है कि तलवार लटकी FATF की जो ग्रे लिस्ट में है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो लश्कर तोयबा ये लोग बाहर नहीं आ रहे, चाहे हाफिज सईद। अब इन्होंने नया बनाया है रेजिस्टेंस फ्रंट, दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए कि देखो जी ये तो हम तो नहीं है, ये जो लोकल कश्मीरी है ये कर रहे हैं, इस पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं है। तो इंडिया की डिप्लोमेसी फेलियर है। और प्लस जो प्रधानमंत्री जी ने वो दिल जीतने वाली बात करी कि हम इन्हीं लीडर के सहारे आगे बढ़ेंगे। भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्होंने बर्बाद कर दिया और दूसरी तरफ फोटो खिंचवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन्हीं लीडर के सहारे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करेंगे। तो यही गलती है जो बनियागिरी जब तक छोड़ेंगे नहीं तो कहां से हो पाया कुछ। थोड़ा हार्ड लेवल अपनाना पड़ेगा इंडिया को। हर्षित, आपके क्या विचार है इस चीजों को लेकर के जो अभी अतुल ने कहा? नहीं, देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को हमने खुला छोड़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सीज फायर जो हुआ है LOC पे, वो हमारे फायदे में है, पाकिस्तान का कोई उससे बहुत बड़ा फायदा नहीं। सीज फायर है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा LAC पहले से काफी हॉट हो रखा है और हमने अपनी सारी डिप्लॉयमेंट इसमें LAC पे कर रखी है। उसमें चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे फौज हो, बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर रखी। तो LAC LOC दोनों साथ में हॉट हो जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इंडियन डेमोक्रेसी है, उसको रिप्रेजेंट वही लोग करते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या उनके बेटे हों और जितने भी लीडर्स हैं वहां पे, ठीक है, महबूबा मुफ्ती हो, ठीक है। वो कश्मीर के लिए वो लोग अपने आवाम को, जैसे होता है ना कि वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन आपका झंडा तो उन्होंने उठाया ना, वरना आपको वहां पे जो आपका डेमोक्रेसी है उसके लिए वहां पे कौन है? कोई नहीं है। जब आपने इलेक्शंस में रिगिंग, उसके बाद से वहां पे मिलिटेंसी शुरू हो गई। तो जो भी इलेक्शंस हुए, जो भी चीजें हुई, उसको सपोर्ट तो उन्हीं लोगों ने किया है। तो हमें अगर वहां पे लोकतंत्र लाना है तो वहां के जो लीडर्स हैं उनको साथ में लेके तो चलना पड़ेगा, उसमें तो शक नहीं है। क्योंकि आप क्या करेंगे फिर वहां पे, किसको खड़ा करेंगे? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है, ये तालिबान का जब से वहां पर एक तरीके से अफगानिस्तान में
सत्ता आई है, जब से वो अपने पावर में आया है, तब से कुछ ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या ऐसा है या फिर इसको मीडिया ज्यादा दिखा रही है, ऐसा है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, क्या है कि तालिबान के आने से एक मोराल बूस्ट हुआ है। जो जिहादी होते हैं पूरी दुनिया में, तो जब भी कुछ कोई जिहादी तंजीम कुछ अच्छा कर ले जाती, कहीं भी कुछ कामयाबी हासिल करती, तो उसका एक असर आता है पूरी दुनिया में। तो मोराल हाई हुआ है। लेकिन अभी जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं हिंदुओं की, सिखों की, जानबूझ के धार्मिक आधार पे, उसमें तालिबान का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, जितनी किलिंग्स हुई है उसमें ज्यादातर टीआरएफ ने ओन की है, और टीआरएफ पाकिस्तान बेस्ड है। और एक किलिंग उसमें से जो एक वीरेंद्र पासवान की हुई थी, जो एक और पानीपुरी का ठेला लगाते थे बिहार से, उनकी किलिंग को आईसिस ने क्लेम किया है। वो एक किलिंग मैं कहता हूँ तालिबान की वजह से हुई है, क्योंकि आईसिस बहुत स्ट्रांग नहीं है कश्मीर में। देखिए, आईसिस का एक फ्रैक्शन है यहाँ पे, जिसको इस्लामिक स्टेट विलाया हिंद बोलते हैं, वो यहाँ पे ऑपरेट करता है, जैसे अफगानिस्तान में आईएसकेपी ऑपरेट करता है। उसने एक किलिंग की है और उसने उसका वीडियो भी जारी किया था। तो वो एक किलिंग है जो मैं कहता हूँ हो सकता है तालिबान से इनडायरेक्टली मोटिवेटेड है। बाकी ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही हो रही है, तो आईएसआई के उस पे ही हो रही है, तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हत्याएं हुई है उसमें से 2 टीचर्स की हुई है, जो कि हाई प्रोफाइली कॉलेजेस स्कूल्स के टीचर्स थे, और फिर इसका एक मेडिकल कारोबारी की हुई है, और फिर और भी अगर देखा जाए तो प्रवासियों की हुई है। तो ये बेसिकली प्रोफेशंस को भी देख रहे हैं और हर छोटे से बड़े तबके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इस टारगेट में यहाँ पर जो कुछ एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान की भी और वहां पे कश्मीर की भी लोकल है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, जो कि 1960 से एक्टिव है, ये काम कर रहा है, एक अलगाववादी संगठन है। इसके बाद हिजाबुल मुजाहिदीन, जिसका 1990 में इसका गठन हुआ था। फिर इसके बाद लश्कर ए तैयबा, जो कि 1987 में आया, और फिर जैश ए मोहम्मद 2000 में बना। इन सारी चरमपंथी संगठनों का क्या इन्वॉल्वमेंट है अभी भी कश्मीर में, और ये जो वर्तमान की जो परिदृश्य बिगड़ रही है, इनमें क्या इनका एक रूपरेखा बन रहा है, मैं जानना चाहूंगा अतुल आपसे। अंकित जी, अभी जो आपने बताया, मतलब जो भी इन संगठनों का आपने नाम लिया, फिर मेरा मानना यह है कि चाहे वो हिजबुल हो, चाहे जैश हो, चाहे जो भी हो, इनका जो माइंड सेट है सर सबका सेम है। इनका माइंड सेट सेम है, टीचिंग सेम है, और गोल सेम है। तो चाहे वो जैसे कि हफीज जी ने कहा कि तालिबान का हाथ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगान तालिबान डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और अफगान तालिबान कभी इंडिया में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा भी नहीं, क्योंकि पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा। लेकिन जो पाकिस्तान, जिन्होंने अफगान तालिबान को भी ट्रेनिंग दी, जो हक्कानिया मदरसे थे, जिन्होंने पूरा हक्कानियों कंट्रोल में फिलहाल तालिबान है, तो सर मदरसे तो आज पाकिस्तान में वही चल रहे हैं, चाहे लड़ाके हिजबुल के हो, चाहे जैश के हो, चाहे दाइश हो, चाहे आईएस जो भी हो। लेकिन जो लड़ाके कश्मीर में घुस रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी कि चलो आप मतलब जो घुसेंगे उनको आप बॉर्डर पे ढेर कर दोगे, लेकिन सर 100 में से आप 98 मार सकते हो, 2 तो फिर भी आ ही जाएंगे। वही हो रहा है, वही हो रहा है, क्योंकि वो लोग घुस रहे हैं। मतलब अभी तो काफी आतंकवादी जो कश्मीर गर्म हो रहा है, तो चाहे आप उसके लिए क्या इंडियन गवर्नमेंट अभी कुछ दिन और करीब 6 से 7 महीने, साल भर और नहीं टाल सकती थी एलजी के सहारे? मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी कि सबको बाहर, क्योंकि सर हमने 2 साल तक कुछ कोई नेशनल प्रेशर, कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया कि आपका वो खराब है, आपका डेमोक्रेसी खत्म है। क्योंकि सर अभी इंडिया उस लेवल पे है कि आप उसको डेमोक्रेसी के नाम पे मतलब प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपका डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि चाहे अमेरिका में मोदी जी ने भी कहा कि एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन गया, तो आप देख सकते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी कैसी है। तो मेरा यही कहना था कि इतनी जल्दी क्या थी इन लोगों को बाहर करने के, क्योंकि सर आप अगर देखें सब चीज, तो ये लोग बाहर हुए और घटनाएं बढ़ने लगी। ये लोग सब लोग नजरबंद थे, कश्मीर काफी शांत था वहां पे। मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि दुबई की कंपनियां इन्वेस्ट करने जा रही हैं कश्मीर में। एग्जैक्टली वही क्योंकि सर अभी जी बोलिए। हर चीज का चाहे वो डॉट एक जगह कनेक्ट होता है, पाकिस्तानी आर्मी और कश्मीर में जो ये लोग अलगवादी संगठन है। क्योंकि सर मोरल लेवल पे सपोर्ट सब इनका करते हैं, भले वो आपके पास टीवी में दिखाने के लिए बोले कि हम इसे कंडेम करते हैं, लेकिन सर नॉट ए सिंगल पर्सन। जब 1990 में 5 लाख कश्मीरी पंडित छोड़े गए थे, एक भी नेता ने बोला था इसके खिलाफ ये गलत हो रहा है? एक भी नेता आया था खुल के कि ये गलत हो रहा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आपको समर्थन करेंगे? आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, सही है, लेकिन अभी जब तक पूरा माहौल शांत न हो जाए, वो भी जब अभी तालिबान काबुल पे दौड़ा है, तो क्या हमारे डिप्लोमेट्स ये नहीं सोच पाए कि इसका असर कश्मीर में होगा? तब तक आपने सबको बाहर निकाल दिया कि चलो डेमोक्रेसी लाएंगे। ये मेरा कहना था कि टाइमिंग बहुत गलत कर रही है सरकार, और डिप्लोमेट्स पता नहीं कौन सा फूंक के बैठे हैं, मुझे नहीं पता। हर्षित, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जैसे अभी
अतुल ने भी बोला कि इतने सारे संगठन जो हैं इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, इसके बाद जैश ए मोहम्मद, ये सारे एक ही विचारधारा के हैं, ऐसा अतुल ने भी बताया अभी। तो इन संगठनों का बनने का कारण ही क्या रहा? अगर एक ही विचारधारा के तो अलग अलग झंडा उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? हर चीज पॉलिटिकल होती है, राइट? तो कोई भी देखिए, आतंकवाद भी जो है वो भी पॉलिटिकल है, टेररिज्म भी पॉलिटिकल है, वो भी पैसा कमाने के लिए है। तो हर आतंकवादी कभी साथ में रहते हैं, आपस में नहीं बनी। अब जब ये जो जैसे मोहम्मद है, ये ऐसे ही बन गया जब मसूद अजहर जब छूट गए वहां से एयरलाइन से, जब हाईजैक करके इनको छुड़ा लिया गया, तो बाद में इन्होंने अपना संगठन बना लिया। सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। कभी कभी क्या होता है कि आतंकवादी संगठन में फूट आ जाती है। जैसे जाकिर मूसा क्या करता था, पहले वो हिजबुल में था, फिर उसने अंसर गजवत उल हिंद में शामिल, मतलब एक अलकायदा के फैक्टर में आ गया। क्यों? क्योंकि जाकिर मूसा को पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ना था, जाकिर मूसा को एक कैलिफेट बनाना था। ठीक है, तो कुछ कभी कभी आइडियोलॉजी की वजह से फैक्शन होता है। अच्छा, हिजबुल है तो हिजबुल का जो काम है वो है कि इंडिया से आजाद करके पाकिस्तान में मिलना। ठीक है, लेकिन जो आईसिस है और अंसर गजवत उल हिंद, अलकायदा के जो लोग हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान से भी नहीं जुड़ना चाहते, ये एक इस्लामिक कैलिफेट लाना चाहते हैं। तो आइडियोलॉजी की वजह से कभी कभी इन टेररिज्म जो टेररिस्ट ग्रुप है, इनके अंदर फैक्शंस बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल अब ये है अगला कि कश्मीर में जो भी वर्तमान की जो स्थिति है, यहाँ पर जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितना ज्यादा वो इसको प्लान करके कर रही है कि हमारी जो इंटेल की जो रॉ है या फिर आईबी है रॉ, ये इनको भी पता नहीं चल पा रहा है और इतने घटनाओं को अंजाम दे दे रहे हो, इंडिया में एंटर भी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो चौकस वाला बाउंड्री है वो इंडिया पाकिस्तान का ही है। देखिए, आईएसआई के बारे में पूछा आपने, तो आईएसआई स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई शक नहीं है। तो आईएसआई के जो लोग हैं वो पूरे इंडिया में हैं। कश्मीर में तो उनकी काफी पकड़ है ही है, क्योंकि कश्मीर में कहीं ना कहीं एक जो जनता है वहां पे, लोकल आवाम, वो भी उन्हें सपोर्ट करती है। जैसे ये हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि मॉरल सपोर्ट रहता है वहां के लोगों का, वो जबरदस्ती भी है और उनके मन से भी है, दोनों चीजें हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के लखनऊ और भोपाल से बातें कर सकते हैं नेशनलिज्म की, ठीक है, लेकिन कश्मीर में ये बातें बोलना इतना आसान नहीं है। कोई भी वहां पे आतंकवादियों के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन को गोली नहीं खानी है। तो वहां थोड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए, वो कंडेम करने से ज्यादा बोल नहीं सकते। ऐसा इन्वॉल्व है, और मैं कहता रहा हूँ कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है जानबूझ के। अभी जो बांग्लादेश में भी हुआ है ना, वो भी आईएसआई के ही कुछ कारणों से हुआ है। तो ये जानबूझ के एक माहौल हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो हिंदूज हैं वो भी भड़के हैं, फिर कुछ दंगे शुरू हो और माहौल खराब हो। जब दंगा होता है तो आईएसआई को फायदा होता है। आईएसआई पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इन सब किलिंग्स में, क्योंकि टीआरएफ जो है वो जब उन्होंने ऐसी किलिंग्स की हैं तो उसके पीछे उनको जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो मीन्स की डायरेक्शंस आती हैं, वो वहीं से आती हैं, पाकिस्तान से ही। तो उनको ये चीजें मिली, तो उस बिहाफ पे उन्होंने ये सारा काम अंजाम दिया, वरना वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। वो अभी इनकाउंटर वगैरह में इन्वॉल्व थे, इधर उधर ये चीजें। ओके, यहाँ पर हर्षित आपने बोला बांग्लादेश में भी कुछ घटनाएं घटित हुई है, जो कि मैं लगातार अगर पिछले 6-7 वर्षों से देखूं तो ये ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही दिवाली का सीजन आने लगता है या किसी त्योहार का सीजन आने लगता है, वहां पर हिंदुओं के ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं घटित की जाने लग जाती है या उनके मंदिर में जाकर के तोड़फोड़ कर दिया जाने लग जाता है। इसको लेकर के मैं अतुल आपसे जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें क्यों होने लग जाती है? ट्रेंड चलता है, हर वर्ष एक पैटर्न चलता है ये। तो अभी जो वर्तमान में नवरात्रि के समय जो हमें देखने को मिला, वहां पे जो नवरात्रि के फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे कुछ मूर्तियां तोड़ी गई और इसके बाद पंडालों में नुकसान पहुंचाया गया, हिंदुओं के ऊपर फिर से टारगेटेड किलिंग वहां पर भी हुई है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमारे देश से जो इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी में आते हैं पूरे इंडिया में, वो उनका क्या मैसेज आता है उनके प्रति? सबसे पहले मतलब मैं ये बताऊंगा आपको कि जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, हमने पिछली बार ही बात करा था कि कश्मीर भले शांत हो जाए लेकिन हम केरल और बंगाल को सुरक्षा देखेंगे। क्योंकि देखिए, एक मानसिकता क्या है कि अगर आप पूरे विश्व के मुसलमानों को देखें तो आप देखेंगे कि जो मतलब साउथ एशिया का जो भी साउथ एशियन कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों में अलग ही मतलब रहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दिक्कत ये है कि लोग नया नया मुसलमान बने हैं और नए नए लोग में थोड़ा होता है अपने आप को साबित करने का। तो इसलिए मैंने बताया कि बांग्लादेश में जो ये बार है, मतलब फिलहाल 71 में हमने उनको आजाद कराया बंगाली पहचान के नाम पे, लेकिन आज जो बंगाली पहचान कहीं मतलब खत्म लगभग हो ही चुकी है। और एक जो
मुस्लिम पहचान वहां पे जोर मार रही है बांग्लादेश में। उसी कारण चाहे, क्योंकि आप कहीं भी ये लोग माइनॉरिटी मतलब मेजोरिटी में रहेंगे तो वहां पे, क्योंकि वही है जजिया वाली जो पुरानी मतलब दीन हरम क्या उनका होता है, दीन हरम को दीन इस्लाम बना, वही मानसिकता है। क्योंकि सर आप जो टीचिंग करोगे, हम बचपन से स्कूल में पढ़ते लेकिन उनकी टीचिंग अलग होती है बचपन से, लाई लाई मतलब पूरी टीचिंग उनकी अलग होती है। तो सर हर बच्चा जो बड़ा हो रहा है चाहे बांग्ला, जबकि करीब करीब मैंने मुझे जब शेख हसीना के टाइम, तब शेख हसीना तो थोड़ी लिबरल मानी जाती है गवर्नमेंट, लेकिन इनके पहले की जो गवर्नमेंट थी वो काफी मतलब वो रेडिकल लोग गवर्नमेंट थी। और उस टाइम पे बांग्लादेश में काफी ज्यादा मदरसे खुले थे। और एक बार ध्यान रखिए कि जहां मदरसे खुलेंगे वहां टीचिंग वैसे ही होगी। जब पाकिस्तान में जनरल जिया ने मदरसे खोले, पता नहीं हजारों मदरसे खोले, तो हम देखते हैं कि जो 1950 से 70 का पाकिस्तान था वो सूट और टाई वाला पाकिस्तान था। आज का पाकिस्तान पैजामा कुर्ता वाला पाकिस्तान बन के रह गया। ये लोग अमेरिका तक पैजामा कुर्ता पहन के चले जाते हैं। अतुल, सेम चीज बांग्लादेश में देखने को मिलता है। मैं ये आपने जो मदरसे वाली बात की, तो मदरसे तो भारत में भी खुलते हैं और सरकार उनको ऐड भी दे रही है। दिल्ली यूपी में तो बहुत सारे ऐसे मदरसों के ऊपर योगी सरकार ने बहुत सारी चीजों को लेकर के जांच भी करवाई है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैं हर्षित आपसे जानना चाहूंगा इस प्रश्न पे का जवाब, जो अतुल ने चीजों को बोला है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जो इस्लाम धर्म की टीचिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म तो है, और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है एक्चुअली किसी भी देश के लिए, जितने भी, खासकर जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं वहां पे थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने में मुश्किल है। अब बांग्लादेश में क्या था कि देखिए कोई बहुत बड़ा हिंदुओं के खिलाफ कोई जहर नहीं है उनके अंदर। और हाँ, बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तो उसके बाद बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे, तो वो थोड़ा सा समझ में आता है रिएक्शन। लेकिन अभी जो हुआ है ये थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है ये मामला, क्योंकि इसमें जानबूझ के कुरान ले जाके रख दी गई और फिर उसके बाद दंगा किया गया और आम लोग वहां पे भड़क गए, उन्होंने वहां पे हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया। तो इसमें तो मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा मेरे को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। हाँ, जहां तक बात जो इनके दीन की है, इस्लाम में थोड़ा सा तो उसमें थोड़ी सा एक्सट्रीमिज्म आ जाती है किताबों से, या किताबों से कम आती है। जैसे मदरसों में जो मौलवी हैं या मस्जिदों में जो लोग इमाम लोग बैठे हैं, ये लोग थोड़ा सा एक टाइप का कट्टरपंथ शुरू से ही बच्चों के दिमाग में डालने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे आगे जाके फिर जहां ये बात आ जाती है कि मेरा धर्म ज्यादा महान है तो दूसरा काफिर हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो कट्टरपंथ वहां पे आ ही जाता है। अब मदरसे ही, अब जैसे मुशर्रफ ने कहा था कि पाकिस्तान का जो नाश हो रहा है, मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा मदरसों के ऊपर कंट्रोल किया था पाकिस्तान में, क्योंकि मुशर्रफ का मानना था कि पाकिस्तान का नाश ही मदरसों से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया पाकिस्तान में। इंडिया में भी जितने सिमी खड़ा हुआ था तो ये सब भी आजमगढ़ और आसपास के जो मदरसे थे यहीं से निकल के फिर एएमयू पहुंचना, एएमयू में और ज्यादा रेडिकलाइज हो जाना, जामिया में रेडिकलाइज हो जाना। तो इन सब, देखिए मदरसों को कंट्रोल करना जरूरी है। बीच में कुछ कानून लाने की बात हुई थी कि जिससे हम जो बुक्स होंगी वो एनसीईआरटी वगैरह की उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अभी मदरसों पे कुछ कंट्रोल लाने की कोशिश की गई है उसको सेंटर के कंट्रोल में, और शायद उस पर कुछ न्यूज में था, पता नहीं उस पर कितना काम हुआ, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। ये तो चलिए हमारे देश के अंदर की बात होगी, हम बाहर के देशों में क्या हो रहा है मदरसे में उसके ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी जो बांग्लादेश में हुआ है उसका भारत के साथ रिश्तों पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे देशों हमें बड़े बड़े शहरों में देखने में मिल रहा है कि बहुत सारे लोग पीसफुली एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भी, कि वो उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं कर पा रही है, ऐसा क्यों घटित हो रहा है। इवन भोपाल में कल एक बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट भी किया गया इस्कॉन के जो फॉलोवर्स होते हैं उनके द्वारा, सनातनी जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा। तो ये भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि हमने यहाँ पर सीए एनआरसी भी बनाया हुआ है, मतलब सीए भी वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से माइनॉरिटी को लेने की भी बात कही है हमने। तो क्या भारत अगर प्रपोजल देता है कि हम वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं उनको हम भारत में नागरिकता देते हैं, तो क्या ये सारी चीजें कुछ प्रभाव डालेगी दोनों देशों के संबंध के बीच में? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भारत नहीं करेगा कि सीएनआरसी हमने बनाया है तो जो वहाँ पे हिंदू हैं हमको नागरिकता देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने। देखिए वो वहाँ पे काफी ज्यादा हिंदूज रहते हैं, वो आएंगे भी नहीं छोड़ के अचानक से। हाँ, डर का माहौल एक बन जाता है। तो देखिए आपके यहाँ भी तो एक्सट्रीमिज्म है, आप इसीलिए देखिए मोदी सरकार ने कुछ बोला नहीं, इतना कुछ बवाल हो गया लेकिन एक ट्वीट तक नहीं हुआ सरकार से, क्योंकि आपने भी तो यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म फैलाया हुआ है।
और अभी जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश में वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सही है, तो हम कुछ रिश्ता खराब वराब करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और बीच में कुछ अमित शाह के बयान की वजह से वहां लोग पहले भी चिढ़े हुए हैं, तो बांग्लादेश का मुझे लगता है कि वो इंटरनली इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है जो उसमें शामिल था, उस लड़के को भी पकड़ा गया है, और ये बात साबित हो रही है कि ये सब जानबूझ के किया गया है। तो वो लोग अपना काम करें, इंडिया नहीं चाहेगा कि कुछ हमारा बिगड़े भी बांग्लादेश से, ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है हमारे नेबर्स में, तो कुछ ऐसा होने नहीं वाला, CNRC वगैरह कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अतुल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे बांग्लादेश में जो होगा, क्या उससे इंडिया के अंदर ये वन जो कश्मीर हो गया, केरल में जो मुस्लिम्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट फॉलोअर्स हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा क्या इससे, या वो बूस्ट होंगे? हाँ, सबसे पहले तो मतलब मैं आपको बताऊंगा कि ये अभी हर्षित जी ने जो बताया कि मुशर्रफ ने मतलब पाकिस्तानी मदरसों को बड़ा मतलब कंट्रोल करा था, लेकिन सर ये भी आप जान लें कि जब लाल मस्जिद पे गोली चलाई मुशर्रफ ने, उसके जस्ट बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुशर्रफ पे हमला करा। पाकिस्तान और उसकी और मुशर्रफ को बचाने वाला ISI नहीं बल्कि इंडियन रॉ थी कि उन्होंने मुशर्रफ को इंटेल दिया कि आप पे हमला होने वाला है आपके एयरफोर्स के द्वारा। तो इसके द्वारा हम ये इसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि जो मदरसे हैं, जो मस्जिद हैं, वो कितना अंदर तक घुसी हुई है पाकिस्तानी आवाम के, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तानी एयरफोर्स हो। फर्स्ट चीज। और सेकेंड चीज, आपने जैसे बांग्लादेश की बात करी, तो हर्षित जी ने सही कहा कि अभी की जो शेख हसीना सरकार है वो थोड़ी लिबरल सरकार है, मतलब पहले का अपेक्षा, और इंडिया का फेवर उन्होंने काम करे है, इंडिया का फेवर में है। और थर्ड चीज की जहां तक केरल में और बंगाल में मुस्लिमों मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, तो सर ये लोग बंगाल में जितने भी ग्रुप हैं, चाहे असम में हैं, वो लोग कहीं ना कहीं शरण पाते बांग्लादेश में ही है। सरकार भले उस मतलब उनको शरण ना दे, लेकिन जो बांग्लादेश के लोकल ग्रुप है, लोकल लीडर्स हैं, और जो बंगाल के लोकल एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, ये लोग शरण जब जब इंडिया में मतलब आर्मी या फिर CRPF थोड़ा कसती है, तो लोग भाग के बांग्लादेश में छिपते हैं। सर बॉर्डर तो दोनों सुलग रहा है आपका, बात ये है। अपन भले इसको इग्नोर कर ले कि चाहे वो ISI की साजिश हो, चाहे किसी की साजिश हो, लेकिन सर लॉन्ग टर्म में हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर, सुलग दोनों जगह से रहा है। और वो जो एक्सट्रीमिज्म की आग है सर, एक सलमान रुश्दी की बड़ी फेमस कोट है कि वकील और गुंडे की लड़ाई में वकील कभी नहीं जीतता। तो भारत और आज वकील की भूमिका में खड़ा दिख रहा है। तो आगे परिणाम इसके कुछ बुरे होने वाले हैं अगर हमने इसी गलतफहमी में जीना शुरू कर, मतलब अभी जैसे जी रहे हैं वैसे जीना शुरू करा, तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपने बोला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से हमारे जो बॉर्डर है वो सुलग रहे हैं, लेकिन ज्यादा सुलगता हुआ तो हमें पाकिस्तान से दिख रहा है, और वो हमेशा से रहा है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जब भी सर्दी आने वाली होती है, या जब भी हमारे मतलब इस दक्षिणी एशिया में सर्दी आने वाला होता है, तो बॉर्डर्स पर तनाव ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और ये हर वर्ष का एक पैटर्न देखा जा रहा है। यदि आप पिछले 8-10 वर्षों का भी देखेंगे तो मैंने भी डेटा देखा है, उसमें बताया गया है कि ज्यादातर घटनाएं जो है वो सर्दी, जैसे हमारे देश में जो दिवाली और दशहरा नवरात्रि का सीजन आता है ना, इससे लेकर के अगले मतलब मार्च तक की बहुत ज्यादा कुछ घटनाएं घटित होने लग जाती है। देखिए, जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसके लिए कहा जाता है कि जब बर्फ पिघलती है तो इन्फिल्ट्रेशन करना आसान हो जाता है। तो ये बात तो सही है कि बर्फ पिघलने के साथ में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। अब इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए LOC पे पाकिस्तानी सेना को भी मदद करनी पड़ती है आतंकवादियों की, तो वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं या बमबारी करते हैं, गोलीबारी करते हैं। ये एक रीजन होता है। लेकिन अभी ठंडी में अगर ऐसा हो रहा है हर साल, तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, क्योंकि जो सीज फायर वायलेशन है ना वो लगातार सालों भर चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो इनकाउंटर्स, ऑपरेशंस और ये सारे वैसे भी साल भर चलते रहते हैं। ठंडी का मुझे नहीं लगता इससे कोई लेना देना। हर्षित, मैं जहां तक चीजें को मैंने ऑब्जर्व किया और एनालिसिस किया, उसमें ये है कि देखिए गर्मी के मौसम में ज्यादातर वहां पे जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ज्यादा दूर तक देखा जा सकता है, और उसमें हमारी जो वर्तमान की जो डिफेंस फोर्सेस है बहुत ही ज्यादा तकनीकों से लैस है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेती है। लेकिन बरसात में क्या होता है, तो विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और दूर दराज क्षेत्रों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। उस अंधेरे का भी फायदा उठाने का जो इनकी टेक्निक है, जो गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते मतलब करते हैं ये सारे जो छोटे छोटे घुसपैठिए, ये भी कारण हो सकता है कि बार बार ये पिछले अपने पैटर्न में बदल करके ठंड में ही ज्यादा आतंकी जो अंजाम है या घटना उनको करना शुरू किया है। पुलवामा में देखोगे वो भी ठंडी में ही हुआ था। वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, हो सकता है क्या होता है कि
जो फौज है और जो आतंकवादी हैं दोनों एक दूसरे की चीजों को समझते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या एसओपीज हैं, कैसे काम करना है, तो उन्हें भी पता है कि इस टाइम पे ये थोड़ा रिलैक्स होंगे तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से वो भी अपनी चेंजेस लाते रहते हैं। जो आतंकवादी हैं वो भी अपने जो काम करने के तरीके हैं, देखिए अभी पुंछ में देखिए हम 12 दिन से अभी देखिए लड़ाई चल रही है और कोई भी ट्रेस नहीं मिला है, तो वो लोग भी काफी ज्यादा बदलाव ला रहे हैं अपने काम करने के तरीकों में। अदरवाइज वो ऐसे मारे जाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने चेंज लाया हो कि इंडियन आर्मी को लगेगा कि बर्फ पिघलेगी तो इन्फिल्ट्रेशन होगी, तो चलिए बर्फ के साथ ही इन्फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, जैसे कारगिल वॉर हुआ था, जैसे बर्फ पड़ना शुरू हो उन्होंने घुसना शुरू कर दिया। ये चीजें हो सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ पीछे जाएंगे, आज से 30-40 वर्ष पहले लगभग 1980 तक कश्मीर में ऐसी कोई ज्यादा घटनाएं घटित नहीं हो रही थी, एक तरीके से शांत था और इतना भी ज्यादा जो अग्रेशन है वहां के लोकल लोगों के द्वारा नहीं था। लेकिन ये जो घटनाएं घटित होती है 1986 से लेकर के 90 के बीच में, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर किया गया और फिर वहां से जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडियस हुआ, क्या वही पैटर्न फिर से नहीं तो दोहराने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर फिर से लगभग 90 के बाद फिर कुछ शांत किया गया, लगभग 5 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित बाहर आए भारत से, मतलब कश्मीर से निकल के दिल्ली या अन्य क्षेत्रों में जाकर के बसे। उनको पुनर्वासित करने के लिए काम करने की भारत सरकार ने बहुत भरसक प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन कुछ लोग मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद भारत सरकार ने नया कानून बनाया और कुछ लोगों को भेजा, इन्वेस्टमेंट की भी बातें हो रही है। तो क्या ये उन सभी चीजों पे फिर से रोक लगाने के लिए ही तो इन घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगा अतुल। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि 86 के दौरान, तो मैंने बताया था आपको कि जब जनरल जिया ने मदरसे खोलने शुरू किए तो उन मदरसों को प्रोडक्ट एक्टिव हुए 80 के बाद, क्योंकि 75 में उनका टेन्योर था। तो जो रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ तो 86 में कश्मीर में इसलिए आ गया कि कश्मीर में वो एक मतलब अंदर से सुबकाहट तो थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको एक मतलब होता है ना स्पार्कल देने का काम किया कि चलो मतलब पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। और जब इन्फिल्ट्रेशन हुआ उसके बाद उधर तालिबान मतलब रसिया निकला बाहर, इनका मोरल हाई हुआ कि हमने रसिया को हरा दिया, सेम आज इनका मोरल हाई है कि हमने अमेरिका को हरा दिया। तो 89 में तो खैर हमारी पोजीशन काफी कमजोर थी, गवर्नमेंट भी उतनी मतलब कैपेबल नहीं थी कि वर्ल्ड लेवल पे ये कुछ कर सके। लेकिन आज आपने जो कहा तो क्या है सर कि पहली बात कि अगर कश्मीरियों को जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं, तो क्योंकि आप अगर एक इंसान को कुछ सुविधाएं देंगे तो जाहिर सी बात है एक मतलब आप एक आम इंसान की तरह सोचें। आप जैसे एक आम इंसान सोचता है कि यार चलो अच्छी सुविधाएं मिल रही है, क्या रखा है जिहाद विहाद में, कुछ नहीं रखा है ना। तो जब गवर्नमेंट ने वहां सुविधाएं देना शुरू करी तो डर तो पाकिस्तानियों को भी है, क्योंकि अगर आप इंडियन मतलब जो इंडियन कश्मीर है, जो भी मतलब पाकिस्तान जो पीओके नहीं, जो अलग जो हमारे पास कश्मीर है, अगर वहां पर तरक्की होगा तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान के पार्ट कश्मीर है वहां के लोगों में भी ये देखने को मिलेगा कि अरे यार ये तो हमारे भाई इतने तरक्की कर गए। तो कुछ आवाज उठेगी वहां से भी पाकिस्तान के पार्ट कश्मीर से कि आप हमारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नाम कोई चीज है नहीं कि वो उनको सुविधाएं दे सके, 4G दे सके, लाइट दे सके, सड़कें दे सके। तो इसीलिए इस सबको डिस्टर्ब करने के लिए दोबारा से पाकिस्तान ने, मुझे जहां लगता है, ये प्लानिंग करी है कि चलो अभी, क्योंकि दुबई भी मैंने देखा था काफी इन्वेस्ट करने जा रहा था कश्मीर वैली में। तो रोड बनते, सड़क, बिजली बनती, 4G टावर्स आते, सब चीज मिलती है आपको। जो हम भोपाल में जिस चीज का आनंद ले रहे हैं वो आप कश्मीर में भी ले पाते हैं। तो ये चीज जब कश्मीर में होती है तो पीओके के जो लोग हैं वो तो देखते हैं ना कि अरे ये तो इंडिया ने ये कर दिया, तो एक अंदर से उनकी आवाज आती है पाकिस्तान के खिलाफ से, क्योंकि जब तक कोई आंदोलन मतलब आम जनता के बीच से नहीं उठता है वो ज्यादा फेवर में नहीं आता। जब तक पीओके में ये आंदोलन आम जनता के बीच से ना उठे कि देखो हमारे जो कश्मीरी भाई हैं जो इंडिया के साथ रहते हैं उनको कितनी सुख सुविधाएं मिल रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब तक इंडिया भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा पीओके को लेकर। तो ये इंडियन सरकार की प्लानिंग थी जिसको थोड़ा सा डिप्लोमेसी की खराबी के चलते पाकिस्तान ने मतलब अभी तो फिलहाल ब्रेक लगा दिया उस पर। जैसे अभी अतुल ने बोला, इससे पहले भी जब हमने देखा कि बाइफरकेशन के बाद उस मतलब जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के बाद वहां पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को ला करके दिखाया गया था, वहां की सिचुएशंस को दिखाया गया था। हालांकि भारत की जो विपक्ष है उसने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया था उस चीजों को लेकर के, मीडिया ने किसी ने समर्थन किया था, किसी ने विरोध किया था। तो इन सारी चीजों के पीछे शायद जो अतुल बता रहे हैं वो भी मंशा हो कि भारत सरकार दिखाना चाहती है कि बहुत शांति है, आप जाकर के इन्वेस्टमेंट करिए। और हमने देखा कि जो लद्दाख है वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है। तो क्या इन सारी चीजों को लेकर के वर्तमान में जो परिदृश्य हैं किस प्रकार से प्रभावित करेंगे इन सारी योजनाओं को लेकर के?
वो तो बात सही कही इन्होंने, अतुल जी ने, कि जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के चीजें नहीं होने वाली। युवाओं जो वहाँ के जो युवा है वो किसी चीज में जब व्यस्त रहेंगे, रोजगार होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी, तो उन्हें भी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत होगी मरने के बजाय। तो ये तो अच्छा हुआ, बाइफरकेशन करना भी बहुत अच्छा हुआ कि लद्दाख पे ऊपर फोकस शुरू हो गया। अदरवाइज कश्मीर के कुछ सुन्नी मुसलमान पूरा इतना बड़ा स्टेट कंट्रोल करते थे, लद्दाख उसमें छूट जाता था पूरी तरीके से। तो ये तो अच्छा हुआ चीजें, और इन्वेस्टमेंट की जा रही हैं। अभी कल ही वहां से श्रीनगर से शारजाह को पहली फ्लाइट शायद वहां पे बोर्डिंग पास इशू किया गया है। वहां पे जो मेयर साहब हैं जुनैद मट्टू, उन्होंने किया है। तो ये सब चीजें कर रहे हैं इंडिया, और बहुत अच्छा है, और शायद यहीं से कुछ बदलाव आएगा। और इन्वेस्टमेंट रोकना तो हम उनका भी टारगेट होता है। अभी देखिए बलूचिस्तान में जब सीपेक का होता है तो पाकिस्तान भी हमसे ही कहता है कि आप जो हमारे इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये चारों दोनों तरफ से होता है, मेन चीज है ये है। थैंक यू हर्षित, आपने यहाँ पर अपना समय दिया, कीमती समय, और अपने विचारों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतुल, आपसे मैंने जो प्रश्न पूछा था वही कि किस प्रकार से ये डिस्टर्ब कर रहा है कश्मीर के जो इशू है, इसको लेकर के चाइना का क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर, और चाइना की वजह से पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है, इसकी वजह से प्रयास किया जा रहा है। हाँ सर, चाइना जो आज मतलब कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो मुझे जहां तक इसके बारे में लगता है कि वो एक अग्रेशन दिखा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि चाइना की जो मतलब बड़ी जाइंट कंपनी थी हाउस होल्ड की, $5 ट्रिलियन के डेब्ट में डूब गई हो। तो चाइना के जो अंदर की जो दिक्कतें हैं उसको ढकने के लिए वो, क्योंकि जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो वो लद्दाख में घुस आया था, अब अरुणाचल में घुस रहा है। तो सर चाइना कभी भी मतलब आप चाइना को देखो तो युद्ध करने मतलब इंडिया से वो युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसकी वो रहती है कि वो आपको कहां तक मतलब ऐसे मारता रहेगा कि आप कहां तक जा सकते हो, उसके मतलब उसको मतलब टारगेट करने के लिए या फिर उसको उसको रिप्लाई करने के लिए। तो ये चाइना का तरह ही वो चाइना करता रहेगा, क्योंकि जब चाइना को लड़ाई करनी होगी तो वो बंकर बनाएगा, टेंट में आके नहीं रहेगा। बस ऐसे ही हरकतें करता रहता है। भगवान के दया सब मिले ही हमें पड़ोसी, इतने अच्छे अच्छे क्या ही कर सकते हैं उनके लिए। चलिए, चाइना के ऊपर तो हम किसी अन्य सत्र में बात करेंगे, हाँ। वो वाली जो इशू अरुणाचल वाली। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है यहाँ पर कि हमें पता है कि पाकिस्तान हमें डिस्टर्ब कर रहा है और उसके बहुत सारे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र है। जिस प्रकार से हमने उरी में करके उनके बंकरों को नष्ट किया था, क्या हम फिर से ऐसा करके बंकरों को नष्ट नहीं कर सकते? और क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि अगर हम उनके फिर से नष्ट करें, फिर से उनका मोरल डाउन हो जाएगा और शायद फिर से जो आने वाला समय है उनसे शांति स्थापित कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा, एक पैटर्न भी है कि जब भी भारत ने उनके बंकर को नष्ट किया है, इवन एयर स्ट्राइक के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, और पाकिस्तान की एक तरीके से जो भी उनके छोटे मोटे जो आतंकी संगठन थे, चाहे जैश हो या जैम हो या फिर लश्कर ए तैयबा हो, इन सभी में एक तरीके से शांति आ गई थी, इन्हीं में भय की स्थिति क्रिएट हो गई थी। तो क्या हम फिर से भारत सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए? सर बात यही है ना कि अगर अपन इजराइल का एग्जाम्पल देख लें, वो तो मतलब दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन करता है जैसे ही इंटे मिलती है बम पटक के आता है। तो इंडिया को सर ये जो एग्रेशन मतलब हम आज तक बालाकोट बालाकोट करते थे, लेकिन बालाकोट का हमने कुछ किया नहीं, बालाकोट करने के बाद कुछ खास नहीं किया। और सर जब तक आप देखो, चाहे वो आतंकी घटनाएं हो चाहे जो भी हो, जब तक पाकिस्तानी आर्मी घुटने पे नहीं आएगी तब तक ये सब रुकने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी घुटने में तभी आएगी जब आप इकोनॉमिक प्रेशर तो खैर बन ही रहा है, लेकिन जो मिलिट्री प्रेशर होता है, जो एक आपको इंटर मिला बम पटक के आ गए, कौन रोक रहा है आपको? आप नाम लेते हैं ना कि हम टेरर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको कौन रोक रहा है करने से? लेकिन फिर वही बात आ जाती है, वो जो हमारे डिप्लोमेट्स बैठे रहते हैं, मुझे इनसे मतलब सख्त नफरत हो चुकी है आज के जमाने में कि पता नहीं मतलब क्या सोच के ये लोग मतलब काम नहीं करना चाहते या क्या नहीं करना चाहते, पता नहीं। तो वो एक क्या ये अतुल, मैं यहाँ पे बोलना चाहिए, क्या इन्हें ज्यादातर सो कॉल्ड सॉफ्ट नेचर की आदत तो नहीं पड़ गई है? एग्जैक्टली वही, क्योंकि हम अभी भी पढ़ाई तो वही करवा रहे हैं उनसे ना, हम यहाँ बैठ के अपन, लेकिन जो हमारी चाहे यूपीएससी का सिलेबस देख लो, चाहे पढ़ाने का तरीका देख लो, चाहे जो आंसर राइटिंग में कि आप में वो एक चीजें नहीं झलकती हैं। तो वो जो चीजें झलका के ये लोग आईएफएस आईएएस बन रहे हैं, तो वही बात है कि क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ एक्शन लेंगे जाहिर सी बात है आप पे प्रेशर बनेगा। वो आप प्रेशर हैंडल नहीं करना चाहते कि चलो ठीक है चल रहा है चलने दो, लेकिन वो चीजें एक आर्मी को भुगतनी पड़ती हैं, एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है जो कश्मीर में रहता है। ये इंडिया को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इनसे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, अगर हम इस पूरे चीजों को लेकर कंक्लूड करें, तो कुछ चुनौतियां हैं जो कि हमारे सामने हैं। जैसे कि एक तो राजनीतिक प्रकृति वहां पर इस प्रकार की कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया है। दूसरा, बाहरी कारक भी है वहां पर, जैसे कि आर्टिकल 35A में बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो कि भारत
से अलग एक विशेष तरीके का दर्जा दे दिया था उसने। फिर सांप्रदायिक राजनीति हमें देखने को मिलती है वहां पर। 70 मतलब मोर देन 90% वहां पर मुस्लिम है, फिर भी वो एक तरीके से कंट्री में माइनॉरिटी के कैटेगरी में आ जाते हैं। आर्थिक पिछड़ापन है वहां पर। आर्थिक पिछड़ापन होने का कारण, ये जो ऊपर के हमने सारे कारण लिए वो है कारक। वहां पर जितने पॉलिटिकल लीडर्स है वो, उनके पास ही पूरी की पूरी कश्मीर की जमीन पड़ी हुई है। उनके परिवार के जो लोग हैं वो कश्मीर में तो नहीं रहते, विदेशों में जाकर के अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, और परेशान वहां की जो आम जनता है वो होती है, उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दिया जाता है। ये इशू है, इसके ऊपर क्या करा जाए, कैसे हम वहां पर शांति स्थापित करा पाए? अभी जब तक पुलवामा नहीं हुआ था, है ना, तो हम ही ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था, वन साइडेड। तो ये देख सकते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी क्या वन साइडेड दिए जा रहे हैं भाई, कि हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है। जब कुछ ही साल पहले उरी हुआ था, और जब उरी हुआ था तब हमने आईएसआई को बुलाया कर उसको सबूत दिखा रहे थे कि देखो इसमें आपका हाथ है। तो ये तो चीजें है। आप अगर पाकिस्तान को मतलब इंडिया से नफरत आप देख सकते हो, तो पाकिस्तान आज टूटने कगार पे आ गया है, लेकिन हरकतें नहीं छोड़ रहा है आज भी वो। तो दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान घुटने पे लाए, मतलब एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि कैसे लाए? देखो, और आप एयर स्ट्राइक करोगे तो वो जाकर के यूनाइटेड नेशन में होने लग जाएगा कि भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। बात ये है ना कि आज के जमाने में पाकिस्तान को सीरियस मतलब कोई नहीं ले रहा। बेचारा टर्की एक था, उसको भी उठा के ग्रे लिस्ट में डाल दिया पीटीएफ वालों ने। तो पाकिस्तान के ये बुरे दिन चल रहे हैं। अगर आज इंडिया इसका फायदा नहीं उठाएगा फिर कब उठाएगा? जो बाइडेन उसका फोन नहीं उठा रहा है। देखो सर, आज अगर अपन पाकिस्तान को वॉर अगेंस्ट टेरर डिक्लेयर कर दे पाकिस्तान के खिलाफ, और मतलब कम से कम 2-3 स्ट्राइक कर दे बैक टू बैक, क्योंकि इसमें कुछ घाटा नहीं होने वाला है इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं लड़ने आएगी। आप लिख के ले, वो जान चुके हम नहीं लड़ रहे, इसीलिए वो लोग भेजते रहते हैं। यहाँ पर अतुल, एक चीज और पाकिस्तान में घटना घटित हो रही है। भाजपा, इमरान खान और आईएसआई, इन तीनों के बीच में एक तरीके से बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो चुका है। भाजपा को इमरान खान ने एक्सटेंशन दिया था और भाजपा उनके ऊपर चढ़ गया है एक तरीके से। नहीं, बात यह है कि इमरान खान को लाया भाजपा ने था, क्योंकि वो एक है ना शेख रशीद लाला वली वाला, उसने उसमें कहा था कि मतलब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बूट के नीचे होती है, आर्मी बूट के नीचे। तो बात आज ये हो रही है कि ये जो थे अपने क्या नाम था उनका, अरे आईएसआई चीफ, नहीं आईएसआई चीफ फैज हमीद। तो जब इमरान खान जब मतलब चुनाव हो रहा था, तो फैज हमीद ने सारा मैनेज करा पंजाब से लेके सिंध तक उनको जिताने के लिए, और फैज हमीद इनका फेवरेट था। तो अभी जो तालिबान के चक्कर में पाकिस्तान मतलब इन्होंने इमरान खान को इसलिए लाया था कि चलो इसका थोड़ा अच्छा इमेज है और ये पैसे ला के देगा, क्योंकि सर पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी आर्मी है, और आर्मी का खर्च चलाना, प्लस आर्मी वहां की जो है आपको पता ही है, यहाँ की मतलब जनरलों को उतना मतलब सुविधा नहीं हो, जहाँ का आर्मी यूज करते हैं वहां के, चाहे डीएचए हो, अमेरिका से लेके सब रिटायर जो भी फौजी होते सब अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। तो आर्मी को पैसे चाहिए थे, और वो इमरान खान ला के दे नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। और ऊपर से इन्होंने वो जो भी जादू मंत्र के चक्कर में एक शादी कर ली पिंकी पीरनी से। तो अभी कुछ दिन पहले का न्यूज था कि 5-6 लोग वो इमरान खान बाजवा की गुड़िया बना के सुइयां चुभो रहे थे कि इससे बाजवा मर जाएगा, पिंकी पीरनी के कहने थे। तो आर्मी ने पकड़ के अच्छी कुटाई कर दी। अब दिक्कत ये हुई कि फैज हमीद को ट्रांसफर करना था, क्योंकि इन्होंने फैज हमीद काफी नंगे हो चुके थे तालिबान को लाने के बाद से। और बाजवा बड़ा अच्छा मतलब कि वो एक मजा हुआ आदमी है, वो हल्की बात नहीं करता है बिल्कुल। तो बाजवा को लगा कि यार तालिबान के चक्कर में पूरा पाकिस्तान नंगा हो गया। फैज हमीद ऊपर से आईएसआई, मतलब आपकी खुफिया एजेंसी काम होता है खुफिया काम करो, आप काबुल में जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो फैज हमीद को हटाना था, और फैज हमीद क्योंकि जब तक फैज हमीद मतलब डीजे आईएसआई तब तक इमरान खान चल सकता था। अब थोड़ा ये फनी है कि उन्होंने पिंकी पीरनी ने कहा था कि जो अभी नया आईएसआई चीफ है, जो नदीम अंजुम आ रहा है, तो उसके नाम में कुछ ऐसा है कि वो आपको सूट नहीं करेगा। उस चक्कर में इमरान खान ने उसको मना करा था कि ये नहीं बनेगा, नहीं तो सितंबर तक रोक लो। बहुत सारी वो पाकिस्तान की वो इंटरनल चीजें हैं, जो बुसरा बीबी है उनकी, पिंकी पीरनी। तो उस चक्कर में इन्होंने बाजवा से पंगे ले लिए इमरान खान ने, पर्सनल इशू की वजह से उनने फोकट में इसको पंचनामा बना दिया। बाजवा से उन्होंने पंगे ले लिया फैज हमीद के चक्कर में। फैज हमीद तो चला गया, अब इमरान खान भुगतेंगे। यहाँ पर अतुल ये भी है कि इमरान खान ने उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया था, तो उनका 2 साल का एक्सटेंशन तो बस कुछ ही दिन बचे हुए खत्म होने में, और इमरान खान के भी कुछ ही दिन बचे हैं अब रहने में। हाँ वही तो, अभी बात थी बाजवा हो या फिर कोई भी हो, आर्मी चलाई कंट्री को। अभी इमरान खान जाएंगे, फिर वो कोई नया आएगा,
हाँ वो तो है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, एफएटीएफ की लिस्ट आई है फिर से, पाकिस्तान जहां था वहीं है फिर से, लेकिन उनका एक टर्की बहुत ही भी आ घनिष्ठ गया। मित्र, उनका घनिष्ठ मित्र जो कि हमेशा से इंडिया के खिलाफ बोलता था, इवन यूएन में भी जाकर के उन्होंने बोला, टर्की है वो भी ग्रे लिस्ट में है, तो वो तो मदद तो कर नहीं पाएगा ऑफिशियल रूप से। हाँ, टर्की का कुछ जियो पॉलिटिक्स में कुछ खास था भी नहीं, मतलब छोटा सा देश है वो, बस ठीक है, मतलब कोई सीरियस नहीं लेता। और पाकिस्तान को भी आज कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो अभी इंडिया को मैं बता रहा हूँ आपको ना, कि इंडिया को मौका है कि वो वॉर अगेंस्ट टेरर डिक्लेयर करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को मारते रहोगे तो कश्मीर शांत रहेगा, आप लिख के ले लो। क्योंकि आज अमेरिका का जो मेनलैंड शांत है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया पंगे ले रखे हैं, सबको मारता रहता है जाके, इसीलिए अमेरिका शांत है। आज अगर इंडिया बोल्ड स्टेप उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं गारंटी देता हूँ कश्मीर शांत होगा, और जब कश्मीर शांत होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी इंडिया में। क्या लगता है आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इन डिसीजंस को ले पाएगी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में? मतलब मैं बताऊं तो 90% लगता है कि शायद नहीं करेंगे ये लोग ऐसा कुछ, क्योंकि सरकार कोई भी हो, चलाते वही लोग हैं, डिप्लोमेटिक जो लोग हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। हाँ, कुछ स्टेप्स आप मतलब थोड़ी एग्रेशन देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ खास करने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग, और वैसे ही चलता रहेगा। क्या समाधान हो सकता है इसका? क्या कि यही चलता रहेगा, छुटमुट घटनाएं, हमारे सोल्जर्स जवान होते जाए, शहीद होते जाएंगे और वहां के सिविलियंस डिस्टर्ब होते जाएंगे? क्या परिणाम निकालें इसका, हम कैसे समाधान निकालें? मुझे अभी अभी जो इसका अभी मुझे लगता है जो इंडियन गवर्नमेंट समाधान निकालेगी वो, क्योंकि पाकिस्तान से भी इंडियन गवर्नमेंट बात करती, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होता है, लेकिन वाया सऊदी अरब और यूएई होता है पाकिस्तान से बात, क्योंकि जो सऊदी बोलेंगे उनको करना ही है। तो मुझे अभी तक जहां तक लगता है कि जो सऊदी इंडिया गवर्नमेंट फिलहाल सऊदी से कनेक्ट करेगी सीधे, और सऊदी हल्काएगा इनको कि बेटा शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। तो यही मतलब अभी जो घटनाएं हुई हैं वो, मतलब इंडिया उतना बोल्ड स्टेप नहीं लेगा, वही सऊदी के साथ जाके सऊदी के वाया करके वो शांत कराएंगे मामले को। अच्छा आपने अगर सऊदी का नाम लिया, सऊदी का नाम लिया आपने, एक नया अलायंस बनाया जा रहा है वेस्टर्न साइड में, क्वाड करके, जो कि ईस्टर्न साइड में भी था। यहाँ पे सऊदी भी है, यूएई है, इंडिया है, इजराइल है और अमेरिका है। इन लोगों का मतलब इस ग्रुप का क्या फर्क पड़ने वाला है इस पाकिस्तान के साथ? क्योंकि देखिए पाकिस्तान और इजराइल दोनों का अपोजिट डायरेक्शन का रिश्ता है, और अमेरिका का तो पता ही है। तो क्या फर्क पड़ेगा इन सब चीजों का पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान को देखो, सऊदी ने भी सिरे से ना बंद कर दिया, जो पहले पैसे से दे देते बेचारे खैरात के नाम पे, जकात देते थे पाकिस्तान को उन्होंने वो भी देना बंद कर, अभी उन्होंने जो बनाया, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अभी जो एक अपन वर्ल्ड में देख रहे हैं, जो एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि तेल से लोगों की निर्भरता कम की जा रही है। तो इंडिया, सऊदी, यूएई और इजराइल, ये लोग मुझे लगता है कि मेनली उससे फोकस कर रहे हैं कि आने वाला टाइम तो तेल मतलब तेल को उपभोक्ता कम हो जाएगी, इकोनॉमी, हाँ मेनली इकोनॉमी। और इंडिया एक वो कॉरिडोर बनाने की सोच रहा था मुंबई के पोर्ट से यूएई सऊदी अरब वाया इजराइल, और इजराइल से साइप्रस, मतलब यूनान वाला हाँ साइप्रस नाम वर्तमान में कुछ अलग हो गया उसका। हाँ, तो वहां तक सामान जाएगा उनका, मतलब इंडिया का बिजनेस होगा ऐसे, मतलब वाया यूएई, इजराइल और यूरोप तक जो इंडियन मार्केट में, मतलब वो एक कॉरिडोर बनाने की बातचीत चल रही है। तो जो वहां का मेनली वो चीजें, वो मेनली इकोनॉमी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, सऊदी को चाहिए, क्योंकि सर तेल के मामले में आप अधिक दिन तक नहीं रह सकते। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सऊदी, यूएई, इजराइल ये सब एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब जो आज इलेक्ट्रिक पे काम, बेसिकली ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे, मतलब इनका कोई ऐसा आतंकवाद को लेकर कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा। मेरा अगला चीज ये है, सवाल ये है कि हमेशा से जब वहां पर बुरहान बानी हो गया या कोई अन्य लोग हो गए कश्मीर के मुस्लिम, जिनको वो लोग फॉलो करते, तो एक तरीके से वो सेपरेट की बात करते थे, अलगाववाद की बात करते थे। जब उनको वहां पर मारा गया, उनकी जब डेथ हुई, तब वहां के सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी या फिर ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए या फिर यहाँ पर ह्यूमन राइट वॉच वाले आ जाए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन आ जाए, ये सब आ जाते थे और तरह तरह के राग अलापते थे। और हमारे इंडिया के जो बहुत सारे मीडिया सोर्सेस है वो भी बहुत सारे राग अलापती थी। लेकिन वर्तमान में जो बांग्लादेश में हुआ, इंडिया के मतलब कश्मीर में हुआ, ये सारे संगठन कहाँ शांत हो गए, या कुछ बोलेंगे या नहीं? नहीं, देखो सर, इन संगठनों का एक वो माइंडसेट है, वो हायरार्की के माइंडसेट में, कि क्योंकि मरा हिंदू है और यहूदी है, मतलब हिंदू यहूदी जब मरेगा तो इनका कुछ नहीं होगा इनको, मतलब इनको लगता है कि दुनिया के 27 कौम ब्लैक है, मुस्लिम है, इन पे कुछ होगा तो ये जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो एक लिबरल माइंडसेट आ जाती है ना, कि
हिंदू है, क्या ही बोले, मतलब हिंदू यहूद, हिंदू यहूद बोलते हैं पाकिस्तानी, तो वो एक चीज है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अतुल, लेकिन ये फिर ये अलगाववाद की स्थिति क्रिएट करेगा ना। ये तो बताएगा आप भिन्न हो, मैं भिन्न हूं, और ये भिन्नता की वजह से ही हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। फिर समाधान क्या निकलेगा? सर प्रॉब्लम ही तो दुनिया को आगे ले चलते हैं, लड़ाइयां ही तो दुनिया को आगे ले चलती हैं। और अभी मुझे समाधान लेकिन की ये यहाँ तक बात है, कश्मीर जी मुझे जी लगता है कि अभी कश्मीर शांत होने के कगार में, मतलब अब आने वाला है, मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि आप जी डेवलपमेंट कर रहे हो, थोड़ा बहुत इंडिया कुछ मेहनत कर ले, मतलब वाया सऊदी ही सही, क्योंकि कुछ बोल्ड स्टेप तो लेने सर आप, तो अगर थोड़ा बहुत सीमा शांत होता है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब उस मोड पे नहीं रहा कि कुछ ज्यादा कर सके इंडिया का, मतलब कुछ लेवल पे जाके थोड़ा बहुत छिटपुट हरकतें करेगा, वो इंडिया कंट्रोल कर ले। तो अगर अभी देखिए 2-3 सिनारियो बन रहे हैं यहाँ पे, अगर इंडिया इसको कंट्रोल करने में सक्षम है, हो जाता है कश्मीर, मतलब करीब 1.5 साल बिल्कुल ही शांत हो जाता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएंगी, यहाँ पे लोग आएंगे, तो आप कुछ साल बाद, करीब 5-6 साल बाद पीओके में एक लहर देखोगे, क्योंकि कहीं कोई भी चीज जब अलग होती है तो लोगों के अंदर चाहिए कि भाई इतना सुविधा मिल रहा है, क्योंकि उनको भी अगर सुविधा मिलेगी तो क्यों ही जाएंगे, मतलब जाएंगे, ये तो चांस से जाएंगे, लेकिन फिर भी एक हमारे पास ऑप्शन यही बचा रह जाता है, क्योंकि आप मास क्लीनिंग तो कर नहीं सकते किसी का, आप सुविधाएं दे सकते हैं कि लो भाई गाजर खा लो, पैसे खा लो, शांत रहो, यही ऑप्शन बचा है इनके पास। और मुझे लगता है कि इंडिया कुछ तो मतलब करने में कुछ सक्षम हो जाएगा थोड़े समय बाद। तो कुल मिला के हम अगर कह सकते हैं, जो हमने आज की परिचर्चा पूरी कश्मीर मुद्दे पर करी है, उम्मीद यही करेंगे हम कि वहां पर जो डेवलपमेंट है वही एक समाधान है इसका, और जो आम जनता है वहां पे, जनमानस, उनको एक जन समुदाय के रूप में सरकार के साथ भागीदारी निभानी पड़ेगी, सरकार को उनके साथ भागीदारी निभानी पड़ेगी, और वहां पर लोकतंत्र स्थापित करना पड़ेगा। तभी जाकर के कहीं हद तक कहीं हम समाधान ला सकते हैं। राजनीतिक परिदृश्य है वहां पे बैठ करके, चाहे फोटो लेने की बात हो, सेल्फी लेने की बात हो, खाना खाने की बात हो, वहां के राजनीतिक लोगों के साथ वो करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाकर के हम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक स्लोगन है, नारा है, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। कश्मीर को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वहां के लोगों को, भारत को स्वीकार करना पड़ेगा, इंसानियत को दिखाना पड़ेगा, वहां पे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उसको मानना पड़ेगा। इसके बाद जमहूरियत जो है वहां की, जो वहां की राजनीति है, उन सभी चीजों को यहाँ पे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत कश्मीर है, कश्मीर ही भारत है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। इन्हीं सारी चीजों के साथ हम जो है वहां पे शांति स्थापित कर पाएंगे, और शांति स्थापित तभी होगी जब वहां पे बाहरी कारकों को उन पर रोक लगाई जाएगी। सांप्रदायिक जो हिंसक घटनाएं घटित हो रही है, जिसको रंग दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, आंतरिक और बाहरी, इसको वहां पर खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। आर्थिक पिछड़ापन है जो कि विशेष वर्ग के लोगों के पास पहुंच जाता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास, उनके पास एकड़ों जमीन हो जाती है और किसी के पास जमीन नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है, तो वो बंदूक उठाएगा। इनके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। आतंकवादी विरोधी जितने भी यहाँ पे मतलब घटनाएं घटित हो रही है आतंकवादियों के द्वारा, भारत सरकार को आइडेंटिफाई करके ह्यूमन राइट्स को साइड में करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं बस जब एक विशेष वर्ग को जब बात आती है तभी वो आते हैं, और फिर इसके बाद नहीं आते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हमें लेकर के काम करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा भारत सरकार को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने बातें करी है अतुल जी के साथ और हर्षित जी के साथ, बहुत सारी चीजें हमने जानने को मिला है। इसका बस एक ही समाधान हो सकता है जो हमने अभी बताया है, कि उस कश्मीर में, जिस कश्मीर को यहाँ पर कलहड़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में इसकी स्थापना अगर बात करें श्रीनगर की तो अशोक ने करी है, और ये इसका एक बहुत ज्यादा लंबा इतिहास रहा है कश्मीर का। वहां पे मार्तंड ऋषि के बारे में जाना जाता है, वहां पर आप देखोगे बहुत सारे दार्शनिक स्थल है, जम्मू कश्मीर में कटरा है, माता जी का मंदिर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताता है कि कश्मीर का इतिहास कितना शानदार रहा है। इन्हीं सारी इतिहास को और जो परिदृश्य है और इस जो हमारा हेरिटेज है, इसको संभाले रखना है, तो कश्मीर में जो लोग हैं, वहां की जो सभ्यता है, उन सभ्यताओं को बनाए रखना होगा। और उसके लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो द्वारा जो दिया गया उनका नारा है, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, इन सभी को बरकरार रखना होगा। इसके लिए उन्हें वहां के रहवासियों को साथ में रह के कार्य करना होगा। इन्हीं सारी चीजों के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ एक नई मुद्दों के साथ जुड़ेंगे और आपको ऐसी ही रिसर्च फुल पूर्वक जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आप यूं ही हमारे सेशन को देखते रहिए। चलिए, फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट संडे को नए मुद्दों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए।
चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।